हेलो दोस्तों, आज आपका नेक्स्ट चैप्टर है चैप्टर नंबर 4 स्ट्रक्चर ऑफ एटम। सबसे पहले जानेंगे कि एटम का स्ट्रक्चर। एटम कंसिस्ट ऑफ 3 सब एटॉमिक पार्टिकल्स होते हैं। एक इलेक्ट्रॉन होता है, इलेक्ट्रॉन, दूसरा प्रोटॉन एंड तीसरा न्यूट्रॉन। तो एक एटम है, मान लीजिए एटम है, तो इसके सेंटर में क्या है, ये न्यूक्लियस है। न्यूक्लियस के अंदर क्या रहता है, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। मतलब न्यूक्लियस के अंदर क्या रहता है, न्यूट्रॉन और प्रोटॉन। इन दोनों को मिला के आप क्या कहते हैं, एक टर्म दिया जाएगा क्या, न्यूक्लियन कहते हैं। न्यूट्रॉन प्लस प्रोटॉन को मिलाकर क्या कहते हैं, न्यूक्लियन। उसके बाद न्यूक्लियस के अंदर प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होता है। न्यूक्लियस के बाहर जितने भी सेल्स होती हैं उसमें क्या रहता है, इलेक्ट्रॉन। लेकिन नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इज इक्वल टू द नंबर ऑफ प्रोटॉन्स। जितने भी इलेक्ट्रॉन होते हैं उतने ही नंबर ऑफ प्रोटॉन्स होते हैं, जो स्टेबल रहता है और ये इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल होता है। मतलब नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इक्वल्स टू नंबर ऑफ प्रोटॉन। जितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन होते हैं अगर उतने ही नंबर ऑफ प्रोटॉन्स रहेंगे, एटम आपका स्टेबल रहेगा और ये इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल होगा। अब आता है मॉडल स्ट्रक्चर ऑफ एटम में। सबसे पहले जे थॉमसन ने मॉडल दिया अपना। उसने ये मॉडल दिया जिस तरीके से वाटरमेलन होता है, वाटरमेलन। उसने बोला फर्स्ट कि एटम इज ऑफ स्फेरिकल शेप। मतलब एटम स्फेरिकल शेप का होता है, एटम स्फेरिकल शेप का होता है। स्फेरिकल शेप हैविंग पॉजिटिव चार्ज एंड नेगेटिव चार्ज एम्बेडेड इन इट। मतलब वाटरमेलन की तरह, जिस तरीके से वाटरमेलन के जो सीड्स होते हैं उसे इलेक्ट्रॉन कंसिस्ट कर लिया, उसके बाद जितना कलर्ड एरिया है उसको कंटेन कर लिया। और उसने बोला कि एटम है 3 सब एटॉमिक पार्टिकल नोन एज इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन। थर्ड उसने ये बोला कि नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इक्वल टू नंबर ऑफ प्रोटॉन। मतलब नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन है, नंबर ऑफ प्रोटॉन को बैलेंस कर रहे हैं, इस वजह से एटम्स क्या हैं, इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल हैं। अब नेक्स्ट मॉडल दिया था रदरफोर्ड ने। रदरफोर्ड्स मॉडल। रदरफोर्ड का मॉडल था, वो गोल्ड फॉयल पर अल्फा पार्टिकल स्ट्राइक करा रहा था। मतलब ये गोल्ड फॉयल है, गोल्ड फॉयल अल्फा पार्टिकल उसे कहते हैं जिसके पास 2 पॉजिटिव चार्ज हो और 4 यूनिट उसका मास हो, उसे अल्फा पार्टिकल कहते हैं। तो ये यहाँ से अल्फा पार्टिकल पास करा रहा था, कभी यहाँ से अल्फा पार्टिकल यहाँ से बेंड हो जा रहा था, फिर यहाँ तक गया, फिर इधर थोड़ा ज़्यादा बेंड हो गया, फिर यहाँ गया और भी ज़्यादा बेंड हो गया, यहाँ गया, ऐसे चला गया। फिर एक ऐसे पॉइंट आया जो ये सीधा इसके सेंटर पर टकराया और सीधा जिस रास्ते से गया था उसी रास्ते से रिट्रेस हो गया। तब रदरफोर्ड ने सोचा कि जो सेंटर पर है कोई न कोई सॉलिड चीज़ है। तो उसने ये बताया कि किसी भी एटम का जो मास होता है वो कंसंट्रेटेड होता है उसके न्यूक्लियस पर मास जो है कंसंट्रेट होता है। सेकंड उसने बताया कि
जितने इलेक्ट्रॉन होते हैं उतने नंबर ऑफ प्रोटॉन होते हैं, जिससे दोनों के बीच फोर्स ऑफ अट्रैक्शन को जोड़े रहते हैं। थर्ड उसने बताया था कि एक इलेक्ट्रॉन जो है एक ऑर्बिट से मूव करते 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 फाइनली फॉल इनसाइड द न्यूक्लियस। उसने ये बताया कि इलेक्ट्रॉन रिवॉल्विंग अराउंड द ऑर्बिट एंड फाइनली फॉल इनसाइड द न्यूक्लियस। फोर्थ रदरफोर्ड ने बताया था कि मोस्ट ऑफ द एटम हैव एम्प्टी स्पेस। मोस्ट हैव एम्प्टी स्पेस मतलब जिस जगह से अल्फा पार्टिकल स्ट्रेट चला जा रहा था उस जगह उसने बोला मोस्ट ऑफ द स्पेस हैव एटम एम्प्टी स्पेस। बट अब मेजर इसके मेजर ड्रॉबैक्स क्या थे कि वो फर्स्ट नंबर पर एटम की स्टेबिलिटी को एक्सप्लेन नहीं कर पाया था। मतलब रदरफोर्ड अनेबल टू एक्सप्लेन द स्टेबिलिटी ऑफ एटम। सेकेंड ये एक्सप्लेन नहीं कर पाया था कि जब इलेक्ट्रॉन ऑर्बिट में मूव कर रहा है तो यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन मोशन में जब इलेक्ट्रॉन मूव कर रहा है तो उसकी कुछ न कुछ एनर्जी रेडिएट होगी। तो इन दोनों को वो एक्सप्लेन नहीं कर पाया। तो इन दोनों को एक्सप्लेन कौन कर पाया था? नेक्स्ट मॉडल जो लेकर आए थे नील्स बोर। नील्स बोर जब लेकर आए उन्होंने रदरफोर्ड के जो ड्रॉबैक्स थे उसको एक्सप्लेन किया। उन्होंने ये कहा कि जो पार्टिकल जो इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व कर रहा था ऑर्बिट में फाइनली फॉल कर गया न्यूक्लियस में, तो वो उन्होंने उसको गलत ठहराया। मतलब एक इलेक्ट्रॉन जो रदरफोर्ड ने बोला था कि ये रिवॉल्व करते करते न्यूक्लियस में गिर गया तो ये गलत हो गया। नील्स बोर ने कहा कि जो भी इलेक्ट्रॉन है तो वो अपनी ही ऑर्बिट पर रिवॉल्व कर रहा है। ये इस ऑर्बिट में मतलब डिफरेंट ऑर्बिट में रिवॉल्व कर रहा है। ईच सेल या ऑर्बिट हैविंग डिफरेंट रेडियाई मतलब अलग अलग रेडियाई पर वो इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व कर रहा है और जिसकी वजह से ये इलेक्ट्रॉन इसी ऑर्बिट में घूम रहा है और एनर्जी रेडिएट नहीं हो रही। अगर एनर्जी या तो ज़्यादा रेडिएट होती है तो ये इलेक्ट्रॉन छोड़कर ऑर्बिट चला जाता, कम रेडिएट होती तो इस सेल से इस सेल में आ जाता। मतलब कांस्टेंट यूनिफॉर्म मोशन में इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व कर रहा है। इस वजह से इस तरीके से नील्स बोर ने रदरफोर्ड के मॉडल को मॉडिफाई किया। नील्स बोर बाकी नील्स बोर ने भी कहा कि इलेक्ट्रॉन इक्वल टू नंबर ऑफ प्रोटॉन हो, स्टेबल होगा, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन दोनों इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन के बीच में रहेगा, एटम को होल्ड किए रहता है। नील्स बोर ने कहा जितने भी सेल्स रहती हैं उसमें डेफिनेट नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन होते हैं। ऐसा नहीं है कि इलेक्ट्रॉन कम या ज़्यादा रहें, डिफरेंट नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन होते हैं और डिफिनेट अमाउंट ऑफ एनर्जी इस सेल में होती है। इस तरीके से नील्स बोर ने अपना मॉडल दिया। नेक्स्ट टॉपिक है एटॉमिक नंबर। एटॉमिक नंबर किसे कहते हैं? तो एटॉमिक नंबर उसे कहते हैं जो जिस एटम में जितने भी नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन हो या फिर नंबर ऑफ प्रोटॉन हो उसी को क्या कहते हैं? एटॉमिक नंबर। मतलब जैसे ऑक्सीजन एटॉमिक नंबर है 8, तो इसका जो इसमें कितने इलेक्ट्रॉन हो गए? 8 इलेक्ट्रॉन हो गए और 8 प्रोटॉन हो गए। नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इक्वल टू नंबर ऑफ प्रोटॉन होता है, जिसकी वजह से एटम इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल होता है। तो जो जितने भी इलेक्ट्रॉन होते हैं या फिर जितने भी प्रोटॉन होते हैं उसी को क्या कहते हैं? एटॉमिक नंबर। और उसके बाद आता है क्या? मास नंबर। मास नंबर उसे कहते हैं नंबर ऑफ प्रोटॉन प्लस नंबर ऑफ न्यूट्रॉन।
मतलब नंबर ऑफ प्रोटॉन और नंबर ऑफ न्यूट्रॉन को जब ऐड करेंगे तो मास नंबर मिलेगा। जैसे फॉर एग्जांपल में कार्बन ले लेते हैं, कार्बन का एटॉमिक नंबर होता है 6, मतलब इसमें कितने प्रोटॉन हो गए, 6 प्रोटॉन हो गए, 6 इलेक्ट्रॉन भी हो जाएंगे, 6 इलेक्ट्रॉन, और इसमें पॉजिटिव है 6 न्यूट्रॉन भी हो जाएंगे। तो ये टोटल कितना हो गया 12। तो मास नंबर कितना हो जाएगा इसका, कार्बन का 12। कार्बन का मास नंबर क्या हो जाएगा, मास नंबर कहने का मतलब है एक एटॉमिक मास बताना, एटॉमिक मास बताना, जो कि आपको फाइंड करना बताया गया था। कोई भी सिंबल रहता है, कोई भी सिंबल ऑफ एलिमेंट, कोई भी सिंबल ऑफ एलिमेंट रहता है तो उसके लेफ्ट साइड में जो ऊपर लिखा रहता है वो मास नंबर रहता है, जो नीचे लिखा रहता है वो एटॉमिक नंबर होता है। जैसे कार्बन का 12 6, मतलब 6 क्या है इसका एटॉमिक नंबर, और 12 क्या है इसका मास नंबर, मास नंबर और एटॉमिक नंबर। अब नेक्स्ट है अरेंजमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन इन द सेल, मतलब कौन सी सेल में कितने इलेक्ट्रॉन होंगे ये बताया जाएगा। अरेंजमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन सेल्स में, मतलब जैसे कोई ये हमारा न्यूक्लियस है, ये एक सेल हो गई, इसको क्या कहते हैं फर्स्ट एनर्जी लेवल, और इसको एक नाम दे दिया गया क्या के सेल। फिर ये क्या आ गया सेकेंड एनर्जी लेवल, इसको एल सेल। फिर ये क्या दे दिया गया एम सेल, थर्ड एनर्जी लेवल, ये एन सेल, तो ये फोर्थ एनर्जी लेवल। मान लो ये 4 सेल्स हैं, इसमें एक सेल्स में के सेल में कितने इलेक्ट्रॉन होंगे, एल सेल में कितने इलेक्ट्रॉन होंगे, एम सेल में कितने इलेक्ट्रॉन होंगे, एन सेल में कितने होंगे। तो इसका एक फॉर्मूला है 2n², मतलब के लिए n इक्वल्स टू 1, एल के लिए n इक्वल टू 2, एम के लिए n इक्वल टू 3, एन के लिए n इक्वल टू 4। मतलब अगर फर्स्ट के लिए देखा जाए तो n इक्वल्स टू 1, मतलब 2 × 1² बराबर 1, मतलब के सेल में कितने इलेक्ट्रॉन होंगे 2, मतलब एक यहाँ रख देते हैं, एक यहाँ रख देते हैं। और एल सेल के लिए n इक्वल्स टू 2 हो जाएगा, 2 मतलब 2 × 2⁴ 2, तो 8 हो जाएगा। सेकेंड सेल में कितने इलेक्ट्रॉन होंगे 8 लिख दिया मैंने। एम में n इक्वल्स टू 3 हो जाएगा, 2 × 3² मतलब 18, मतलब एन सेल में कितने इलेक्ट्रॉन होंगे 18। एन सेल के लिए n इक्वल्स टू 4 हो जाएगा, मतलब 2 × 3⁴ 2 मतलब 32, मतलब इसमें 32 इलेक्ट्रॉन होगा। इसी तरीके से ये सेल बढ़ता जाएगा और ये नंबर बढ़ता जाएगा, और इसी फार्मूला से आपको पता चल जाएगा कि किस सेल में कितने इलेक्ट्रॉन। जैसे फॉर एग्जांपल Z इक्वल्स टू 14 ले लिए। अब 14 को हमको इस एटॉमिक स्ट्रक्चर में बनाना है कि किस सेल में कितने इलेक्ट्रॉन होंगे। तो के सेल के लिए अगर फर्स्ट के लिए देखा जाए तो कितना इलेक्ट्रॉन होता है 2 इलेक्ट्रॉन, मतलब एक यहाँ रख देंगे, एक यहाँ, 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ आ गया। के एल एम 2 होता है 8 होता है, और बचा कितना 2 + 8 10 हो गया, बचा कितना 4, तो एम में 4 ही इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे। जब 4 इलेक्ट्रॉन, इसमें 8 इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे, 1 2 3 4 5 6 7 8, इसमें 8 हो गया। लास्ट सेल के लिए 4 ही इलेक्ट्रॉन बचा, 1 2 3 4, मतलब इस तरीके से Z इक्वल टू 14 के लिए ये एटम का इलेक्ट्रॉन डिस्ट्रीब्यूशन हो गया, अरेंजमेंट हो गया। अब यहाँ आती है कि एक टर्म है वैलेंसी और वैलेंस इलेक्ट्रॉन। वैलेंसी किसे कहते हैं और वैलेंस इलेक्ट्रॉन किसे कहते हैं, तो आपको बता दें
वैलेंस इलेक्ट्रॉन उसे कहते हैं द इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट इन द आउटर मोस्ट सेल। आउटर मोस्ट सेल मतलब जो सबसे लास्ट सेल होती है, उस सेल में जितने भी इलेक्ट्रॉन होते हैं उसे क्या कहते हैं, वैलेंस इलेक्ट्रॉन। वैलेंस इलेक्ट्रॉन मतलब इसका आउटर मोस्ट सेल कौन सी है, KLM। M जो है इसका आउटर मोस्ट सेल है और उसमें कितने इलेक्ट्रॉन हैं, 4, तो वो क्या हो जाएगा इसका वैलेंस इलेक्ट्रॉन। वैलेंस इलेक्ट्रॉन, वैलेंस इलेक्ट्रॉन हो जाएगा। अब वैलेंसी किसे कहती है, वैलेंसी दो तरीके की होती है, एक होती है मेटल के लिए होती है और एक होती है नॉन मेटल के लिए। मेटल के लिए जो भी वैलेंस इलेक्ट्रॉन होता है वही मेटल के लिए वैलेंसी होती है। मतलब वैलेंस इलेक्ट्रॉन नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन इक्वल्स टू वैलेंसी वही हो जाती है। और नॉन मेटल के लिए अगर आप वैलेंसी निकाल रहे हैं तो 8 माइनस वैलेंस इलेक्ट्रॉन, मतलब 8 में से अगर माइनस करेंगे वैलेंस इलेक्ट्रॉन तो वो वैलेंसी निकलेगी। जैसे इस टर्म में वैलेंस इलेक्ट्रॉन 4 है तो इसकी अगर ये मेटल होगा तो वैलेंसी 4 हो जाएगी, नॉन मेटल होगा तब भी 8 माइनस 4 ही रहे। फॉर एग्जाम्पल ले लें सोडियम का एटॉमिक नंबर कितना होता है, 11 है। इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या हो जाएगी, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कुछ ऐसा है नहीं, बस वही है कि किस सेल में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं। मतलब जैसे KLMN तो 11 है, तो अगर इस पे बनाया जाए K सेल L सेल M तो इसमें 2 इलेक्ट्रॉन होंगे, 2 8 1, मतलब लास्ट सेल में 1 इलेक्ट्रॉन रहेगा, इसमें 8 इसमें 2। तो वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितना हो गया, वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितना हो गया 1, और इसकी वैलेंसी कितनी हो जाएगी, वैलेंसी 1 हो जाएगी। 1 इसलिए हो जाएगी क्योंकि ये मेटल है, मेटल केस में नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन ही उसकी वैलेंसी होती है, वैलेंस इलेक्ट्रॉन इसकी वैलेंसी होती है। अब नॉन मेटल के केस में अगर हम ऑक्सीजन की बात करें, ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर कितना होता है, 8, KLM मतलब 2 6, सेकेंड में मैक्सिमम 8 इलेक्ट्रॉन होते हैं, 8 में से 6 वैलेंस इलेक्ट्रॉन हो गया, ये वैलेंस इलेक्ट्रॉन हो गया, वैलेंस इलेक्ट्रॉन ये हो गया। अब इसकी वैलेंसी निकालनी है, वैलेंसी नॉन मेटल के लिए बताया गया है कि 8 माइनस वैलेंस इलेक्ट्रॉन, इसमें वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितना है, 8 माइनस 6 दैट इज़ 2, तो इसकी वैलेंसी क्या हो जाएगी 2, ये नॉन मेटल है। इस तरीके से वैलेंसी और वैलेंस इलेक्ट्रॉन हम पता कर सकते हैं। नेक्स्ट एग्जांपल है, जैसे अगर जैसे मैग्नीशियम का 12 होता है तो उसकी कॉन्फ़िगरेशन क्या हो जाएगी 282, मतलब इनर्ट गैस किसे कहते हैं, इनर्ट गैस उसे कहते हैं जो स्टेबल हो। स्टेबल कहने का मतलब इसकी जो वैलेंस इलेक्ट्रॉन इसमें जो हो वो कंप्लीट हो, मतलब जिस सेल में जितने इलेक्ट्रॉन होने चाहिए उतने इलेक्ट्रॉन अगर इसके लास्ट सेल में हैं तो ये स्टेबल है। जैसे Z इक्वल्स टू 10 के लिए अगर आप देख लें तो इसकी कॉन्फ़िगरेशन क्या हो जाएगी 2 8, मतलब अगर ये बनाया जाएगा तो इसमें 2 इलेक्ट्रॉन रहेंगे और इसमें 8 इलेक्ट्रॉन रहेंगे, तो इसकी वैलेंस इलेक्ट्रॉन में कितने इलेक्ट्रॉन हैं, वैलेंस सेल में कितने 8 इलेक्ट्रॉन हैं। अब 8 इलेक्ट्रॉन इसकी अगर वैलेंसी निकाले जाएं तो वैलेंसी इसकी नहीं निकलेगी, क्यों, क्योंकि इसका जितने इलेक्ट्रॉन इस सेल में होने चाहिए 8 उतने हैं और ये एटम स्टेबल है,
मतलब वैलेंसी रहने का मतलब है कि अगर इलेक्ट्रॉन आउटरमोस्ट सेल में 2 इलेक्ट्रॉन हैं, उसको लूज कर देगा तो लास्ट वाली सेल में 8 इलेक्ट्रॉन बचेगा, तो ये स्टेबल होने के लिए ये लॉस कर दिया। या फिर ऐसी वैलेंसी है जो लास्ट में 7 इलेक्ट्रॉन है और वो 1 इलेक्ट्रॉन को गेन कर लेगा, तो ये कितना हो जाएगा 8, और ये ऑर्बिट स्टेबल हो जाएगी, तो ये इनर्ट गैस में चला जाएगा। एटम हमेशा स्टेबल होने के लिए रहते हैं। वैलेंसी 2 टाइप की होती है। फर्स्ट होती है इलेक्ट्रोवैलेंसी और सेकंड होती है कोवैलेंसी। इलेक्ट्रोवैलेंसी में मतलब जब भी कोई भी ऑर्बिट में इलेक्ट्रॉन को गेन कर रहा है, मतलब इसके ऊपर कौन सा चार्ज आएगा, नेगेटिव चार्ज। जब नेगेटिव चार्ज आएगा तो ये इस तरीके से नेगेटिव चार्ज, या फिर जब इसको लॉस करेगा तो पॉजिटिव चार्ज। इस तरीके की जो वैलेंसी होती है वो इलेक्ट्रोवैलेंसी में आती है। कोवैलेंसी मतलब जब उसका वैलेंस इलेक्ट्रॉन जब किसी दूसरे एटम के साथ शेयर करता है स्टेबल होने के लिए, तो उसे क्या कहते हैं, कोवैलेंसी कहते हैं। नेक्स्ट हेडिंग है आइसोटोप्स एंड आइसोबार्स। आइसोटोप एंड आइसोबार्स। इससे पहले अभी आपको हमने बताया कि कोई भी एलिमेंट हो उसका जो सिंबल होता है, इस पोजीशन पर उसका मास नंबर रहता है A, इस नंबर पर रहता है उसका एटॉमिक नंबर। फॉर एग्जांपल कार्बन 6 12, कार्बन 6 11, कार्बन 6 13, इस तरीके से है। मतलब आइसोटोप्स आर दोज which has same atomic number but different mass number is known as isotopes। मतलब सेम एटॉमिक नंबर but different mass number is known as isotopes। मतलब ये तीनों क्या हो गए, कार्बन के आइसोटोप्स हो गए। अब आइसोबार्स किसे कहते हैं, जो जैसे कोई भी एलिमेंट हो, जैसे A मान लेते हैं A, इसमें ये 12 है, ये 12 है, ये 12 है, ये 7 8 9। आइसोबार्स आर द एटम्स विच हैज डिफरेंट एटॉमिक नंबर बट सेम एटॉमिक मास, या फिर सेम मास नंबर। मतलब ये 12 मास नंबर है, ये सेम रहेगा, और जो एटॉमिक नंबर है वो डिफरेंट रहेगा, तो उसे क्या कहेंगे, आइसोबार्स। ये आइसोबार्स है, और ये क्या है, आइसोटोप्स का है। आइसोटोप्स में एक होता है रेडियो एक्टिव आइसोटोप्स। रेडियो एक्टिव आइसोटोप्स उसे कहते हैं जो अनस्टेबल होता है और जिसकी वजह से रेडिएशन क्रिएट होती हैं। इस तरीके से आइसोटोप और आइसोबार्स हो गए।